हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं देखिए मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। यानी कि जो मिश्रण होते हैं उनके घटकों को किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। यानी कि अलग करने के यहाँ पे हम तरीके पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम उनको अलग कर सकेंगे। जैसे देखिए हम क्या देखते हैं सबसे ज़्यादा कि जो विषमांगी मिश्रण है, मैंने आपको बताया था विषमांगी मिश्रण जो अनिश्चित अनुपात में मिले होंगे वो मिश्रण होंगे। और विषमांगी मिश्रण कौन से थे? जिनमें कणों को अलग अलग देखा जा सके। यानी कि विषमांगी मिश्रणों को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे साधारण भौतिक क्रिया तक कैसे होती है? जैसे हम उनको, जैसे कंकड़ पत्थर हैं उनको हम चुनकर अलग कर सकते हैं, या फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, छन्नी से छानकर भी अलग कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर उनसे भी छोटे कण हैं जो उसमें अच्छे तरीके से घुले हुए हैं विलयन में, तो क्या कहेंगे कि कभी कभी मिश्रण घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी घटक होंगे जो उस विलयन के अंदर अच्छे तरीके से घुले हुए होंगे, उनको अलग करने के लिए हम बहुत सारी विधियों का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 7 विधियां हमने पढ़नी है। कौन कौन सी है देख लीजिए एक बार। वाष्पीकरण विधि, अपकेंद्रण विधि, पृथक्करण विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, क्रोमेटोग्राफी विधि, प्रभाजी आसवन विधि और क्रिस्टलीकरण विधि। ये हमारी 7 विधियां हैं, जिसमें से हम कितने पढ़ने वाले हैं आज? हमारी 4 विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, पृथक्करण और ऊर्ध्वपातन। बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हमें इन 4 विधियों को अच्छे तरीके से देखना है। तो देखिए शाबाश। तो सबसे पहली हमारी विधि आती है कि वाष्पीकरण विधि। अब नाम से ही जैसे आपको पता चल गया कि वाष्पीकरण विधि यानी कि वाष्प बनेगी। इसमें हम गर्म करेंगे किसी विलयन को और उसमें भाप बनेगी, वो उड़ना शुरू होगी, तब जाकर हमें कोई पदार्थ वहां से प्राप्त होगा। तो क्या बताएंगे हम? देखिए शाबाश कि इस विधि द्वारा द्रवीय पदार्थ, द्रवीय मतलब जो द्रव अवस्था में प्रेजेंट है, जो द्रव अवस्था में है, तरल है, उसको गर्म करके वाष्पीकृत कर दिया जाता है। यानी कि उसको हम क्या कर देंगे? वाष्पीकृत कर देंगे, भाप बनाकर उसको उड़ा देंगे और शेष कणों को निकाल लिया जाता है जो उस घटक के होंगे जिस घटक को हमने निकालना था। तो यानी कि हम क्या करते हैं इस विधि में? इस विधि में जो द्रवीय पदार्थ है हमारे, या द्रवीय कोई विलयन है हमारा, उसमें हम उसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद वो जो गर्म करने के बाद वाष्पीकृत हो जाता है वह, और उसमें से शेष कण जो है वो नीचे निकल आते हैं, उनको हम अलग से निकाल सकते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए स्याही जो है, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है? शाबाश। जल से स्याही को अलग करने में और समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में। अब ये दोनों ही देख लेते हैं। देखिए जल से स्याही को अलग करने में एक्चुअल में होता क्या है? जो आप स्याही देखते हैं वह स्याही किससे बनी है? जब जल में डाई मिला दी जाती है, ठीक है, डाई का मिश्रण जब कर दिया जाता है तब स्याही का निर्माण होता है, जो आपकी तरल अवस्था में होती है, यानी कि वो एक लिक्विड फॉर्म में होगी। ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे? उसमें से डाई को किस तरीके से अलग से निकालेंगे? देखिए हमने क्या किया, बर्नर के ऊपर एक बीकर रख लिया, जो हमारा बीकर है उसमें हमने उसको आधा, उसमें क्या कर लिया, उसको जल से भर लिया। ऊपर उसके क्या रख दिया? वाच ग्लास। वाच ग्लास देखा हमने, एक वाच ग्लास रख दिया। वाच ग्लास में क्या रख दिया हमने? स्याही को रख दिया और उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर दिया। देखिए आप कहेंगे कि भाप यहाँ से बन रही है, ये बन रही उस स्याही की भाप, यानी कि स्याही का हमारा घोल था जल में, और ये लगेगा कि ये जल आया है, यानी कि ये जल हमारा वाष्पीकृत होगा। ये नहीं होगा, ये तो हमारा यूज किया जाएगा सिर्फ इसको गर्म करने में। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि किसी बर्नर के ऊपर क्या करें, एक बर्नर है हमारा कोई भी, ठीक है, उस बर्नर के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी सीधा वाच ग्लास रख देंगे और उसके अंदर हमारा क्या होगा, एक कोई भी स्याही होगी, वो ऐसे वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे हम उसको, डायरेक्ट नहीं रखेंगे उस बर्नर के ऊपर। हम उसके बीच में क्या करेंगे, एक माध्यम बनाएंगे जो धीरे धीरे उसको गर्म करना शुरू करेगा। यहाँ पे हम जैसे ही बर्नर को ऑन करेंगे, ये जल हमारा उबलना शुरू हो जाएगा, ये पानी हमारा, उससे भाप बनेगी, एक गर्मी पैदा होगी, और वो फिर इस वाच ग्लास के अंदर एक गर्मी पैदा करेगी। यहाँ से इसको गर्म करना शुरू किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर इस स्याही में से क्या होगा, वो भाप बनकर जो पानी है वो तो भाप बनकर उड़ जाएगा, और जो हमारा डाई है वो वहीं पर रह जाएगी, उसको निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जल में से जो स्याही है यानी कि जो डाई है उसको हम अलग कर सकते हैं। हो जाएगा। दूसरा हम क्या देख सकते हैं कि समुद्री जल से नमक को प्राप्त करने के लिए, समुद्री जल में से भी जो नमक होता है वो भी इसी तरीके से प्राप्त किया जाता है। उसको भी डायरेक्ट गर्म नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि समुद्री जल को हमने लिया किसी बीकर में और उसको डायरेक्ट किसी बर्नर के नीचे रख दिया, तो ऐसे वो कोई भी
नमक हमें दे देगा। ऐसा नहीं होता, हम उसको इनडायरेक्टली का मतलब है कि हम उसको डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, हम उसको किसी और तरीके से गर्म करेंगे, एक माध्यम बनाएंगे जिससे हम उसको गर्म करना शुरू करेंगे। जिससे क्या होगा, वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा और उस जो हमारा नमकीन जल जो है हमारा किसका, समुद्र का, वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा और उसमें से जो जल है वो हमारा वाष्प बनकर उड़ता जाएगा और जो नमक है वो हमारा ठोस बनकर नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वहां से नमक को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वाष्पीकरण विधि समझ में आई होगी कि वाष्पीकरण में क्या किया हमने द्रवीय पदार्थ को गर्म किया जिसमें से जो वाष्पीकरण होगा और जो हमारा पदार्थ है यानी जो घटक है उसके जो कण है जो नीचे बैठ जाएंगे, वो शेष बच जाएंगे, उसको निकाल लिया जाएगा, हो जाएगा। अगली विधि देखते हैं शाबाश। अगली विधि हमारी क्या है, अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि यानी कि देखिए अपकेंद्रण का मतलब समझिए सबसे पहले तो होता क्या है। अपकेंद्रण का मतलब देखते हैं। आपने क्या किया होगा, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट तो क्या हम हर रोज कर सकते हैं हमारे ये एक्सपेरिमेंट घर पे ही। क्या करते हैं, एक पत्थर को लीजिए और उसको एक धागे से बांध लीजिए। मान लिया इसके किसी धागे से बांध रखा है ऐसे, और इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे, ऐसे ऐसे इसको घुमाते जाएंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब उसको छोड़ दिया जाएगा, घुमाकर ऐसे छोड़ दिया जाएगा, तो वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा। यहाँ छोड़ दिया जाएगा तो इस साइड जाएगा, यहाँ जाएगा तो इस साइड, यानी कि जैसे ही छोड़ेंगे वो बाहर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि घुमाने की वजह से उसके ऊपर एक बाहर की तरफ क्या लग रहा था, बल लग रहा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण बल। दो बल होते हैं हमारे, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र तो होता है जो केंद्र की तरफ लगे, यानी कि हम किसी चीज को घुमाएं और केंद्र की तरफ वो बल लगाया जाए। जैसे अब इस धागे को हम क्या करते हैं, गोल गोल घुमाएंगे तो हम हाथ से उसको अंदर की तरफ खींचते हैं। घुमाते समय हम उसको हाथ से अंदर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ हमने उसको बल लगाया केंद्र की तरफ, तो वो तो क्या हुआ हमारा अभिकेंद्र बल। और जो उस पत्थर के ऊपर लग रहा था बल, वैसे तो हमने उसको खींचा, लेकिन जब उसको छोड़ दिया जाएगा तो एक तरफ से उसके जो ऊपर बल लग रहा है वो बाहर की तरफ लगा, वो बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बल कौन सा लग रहा था, उसके घुमाव की वजह से, वो क्या था, अपकेंद्र बल था। तो अपकेंद्रण विधि क्या है, तो इसमें अपकेंद्र बल कार्य करेगा। और अपकेंद्रीय बल कब कार्य करेगा, कब, जब कोई चीज गोल गोल घुमाई जाएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें विलयन को गोल गोल घुमाते हैं। गोल गोल घुमाने की वजह से क्या होगा, हमारे जो भारी कण है वो हमारे नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे और जो हल्के कण है वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। उससे जो कण है उनका पृथक्करण किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं एक बार। इस विधि में मिश्रण को अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा, अपकेंद्रीय यंत्र कौन सा, वह यंत्र, यानी कि वह मशीन होगी जिसमें क्या होगा, अपकेंद्रण बल कार्य करेगा, जो बाहर की तरफ लगाएगा, गोल गोल घुमाया जाएगा, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। हल्के तो ऊपर रह गए, भारी नीचे बैठ गए। अब अनुप्रयोग देख लेते हैं, उनके आधार पर हम बताएंगे आपको। देखिए शाबाश, अनुप्रयोग क्या क्या है इनके। सबसे पहला हमारा क्या है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए। दूध से क्रीम को किया हमने अलग, मक्खन को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मशीन का यूज करेंगे। एक हमारी क्या होती है, हमारी एक यंत्र होता है जो गोल गोल घुमाने के लिए, ठीक है, मैथनी बोलते हैं इसको, गोल गोल उसको घुमाया जाता है काफी समय तक। फिर क्या होगा, कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा मक्खन ऊपर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हल्का होता है उसके कण, और जो हमारा जो दूध था वो नीचे बैठना शुरू हो गया, यानी कुछ समय बाद उसमें खट्टापन आ जाता है। और वो जो हमारा लिक्विड बनेगा, जो द्रव बनेगा, उसके कण भारी होंगे, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और मक्खन के कण ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस पर एक अपकेंद्रण विधि का यूज किया गया है। अपकेंद्रण विधि ने क्या किया, उसको गोल गोल घुमाने के बाद बाहर की तरफ एक क्या लगाया, बल लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हल्के कण है वो ऊपर आ गए और भारी कण जो है वो नीचे बैठ गए। तो देखिए शाबाश, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए कपड़े धोने की मशीन में भी हमने देखा है। कपड़े धोने की मशीन में जो ड्रायर होता है हमारा, ड्रायर मतलब जो कपड़ों को सुखाता है, वो कैसे कार्य करता है वो भी देख लेते हैं। वो गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा तो उस पर एक अपकेंद्रण बल कार्य करेगा, और जैसे ही अपकेंद्रण एक बल लगेगा तो उसमें जो साइड में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे, उनमें सुराख कर रखे होंगे। क्यों? वहां से क्या होगा, हमारा पानी जो है वो भाप बनकर सोख लिया जाएगा नीचे, क्योंकि वो धीरे 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 जो हमारे ऊपर के जब हम कपड़ों को उठाते हैं वो हल्के होते हैं, बिल्कुल हल्के हमें महसूस होते हैं। क्यों? उनमें से क्या हुआ, जो जल था, उनके कण भारी थे, वो गोल गोल घूमने की वजह से जो भारी कण वो नीचे बैठना शुरू हो गए, नीचे से निकलते गए, और वो हल्का होकर वो कपड़ा ऊपर के ऊपर रह गया।
तो इस तरीके से हम उनको सुखा सकते हैं। तो वहाँ भी किस विधि का यूज़ किया जाता है? अपकेंद्रण विधि का यूज़ किया जाता है। तीसरा हम देख सकते हैं प्रयोगशाला में रक्त की जांच करने के लिए। रक्त की जांच का मतलब क्या है? जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें से हम प्लाज्मा को अलग प्लाज्मा को अलग किया जाता है उस ब्लड में से। कैसे किया जाता है? उसमें हम जब उसको छोटी सी एक क्या करेंगे, मान लिया किसी परखनली में, जैसे इस में आप चित्र में देख सकते हो, ये परखनली में इसको डाल देंगे। डालने के बाद ये मशीन होती है जिसमें इनको रखने के लिए जगह बनाई होती है, ये अलग अलग, इनमें उसको डाल दिया जाता है, मशीन को बंद कर दिया जाता है और उसको ऑन कर दिया जाता है। क्या होगा, इसमें जैसे ही इसको डाल दिया जाएगा बंद करके, वो गोल गोल घूमना शुरू होगी, और गोल गोल घूमने की वजह से क्या होगा, हमारा जो उस रक्त में भारी कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, हल्के कण ऊपर आ जाएंगे, तो वहां से प्लाज्मा को भी अलग कर लिया जाता है। तो इसलिए जो अभी अपकेंद्रण विधि है, इस विधि का यूज हम कब करते हैं? जब किसी चीज को गोल घुमाकर हल्के कणों को ऊपर और भारी कणों को नीचे रख लिया जाता है, यानी कि वो भारी कण नीचे बैठ जाएंगे, हल्के ऊपर आ जाएंगे, और इस तरीके से हम उनको अलग कर सकते हैं। हो जाएगा। तो अपकेंद्रण विधि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। तीसरी हमारी क्या विधि है? पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि यानी कि पृथक करना, अलग करना। तो पृथक्करण विधि का मतलब डायरेक्ट हम उसको अलग कर देंगे, बिल्कुल डायरेक्टली। देखिए, इन विधियों का जो यूज किया जाता है वो किसी एक ही एक्सपेरिमेंट, एक ही चीज को अलग अलग करने के लिए हम अलग अलग विधियों का यूज कर सकते हैं। लेकिन कई विधियां उसमें अच्छे तरीके से फिट नहीं हो पाती, अच्छे तरीके से उनको अलग नहीं कर पाती, तो दूसरी विधि का उपयोग कर लिया जाता है। वो नहीं कर पाती तो तीसरी का करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए और विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही विधि से उनको अलग किया जा सके। ठीक है। पृथक्करण विधि देखिए, तो पृथक्करण विधि में हमने नाम से पता चल गया, अलग करना। तो इस विधि द्वारा दो अघुलनशील पदार्थ, कौन से पदार्थ? अघुलनशील, यानी कि जो घुले हुए नहीं है आपस में, उन पदार्थों को अलग कर लिया जाता है पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार। पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जो पृथक्करण सिद्धांत क्या कहता है कि आपस में नहीं मिलने वाले द्रव, कि कोई द्रव है, द्रव मतलब जो लिक्विड फेज में है, यानी कि जो हमारे तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, वो जो हमारे द्रव होंगे वो अपने घनत्व के अनुसार, घनत्व जो मैंने आपको बताया था, घनत्व अपने भार के अनुसार, अपने घनत्व के अनुसार वो क्या करते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। उनका एक घनत्व होता है, उस घनत्व के अनुसार वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाएंगे, विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं और उनको अलग कर लिया जाता है। तो क्या देखा हमने कि इस विधि में दो अघुलनशील पदार्थ होंगे और उनमें दोनों का ही घनत्व अलग अलग होगा, जिसकी वजह से उनकी अलग अलग परत बन जाएगी और फिर उनको अलग अलग निकाल लिया जाएगा। जैसे देखिए शाबाश, अनुप्रयोग क्या कहता है कि सबसे पहला अनुप्रयोग है हमारा तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने के लिए, यानी कि तेल और जल का मिश्रण, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे हमारा ये दिखाया गया है क्या कि जिसमें नीचे जल था, इसके में ऊपर हमारा मिट्टी का तेल या कोई और तेल है, जैसे गिलास में रख लिया गया, तो इसके ऊपर किसकी परत बन गई? यहाँ पर हमारी ये जो हमारी परत बनी है ये हमारी बन गई उस तेल की। नीचे हमारा क्या आ गया? ये जल। ऊपर हमारा क्या आ गया? तेल आ गया। और इसमें जैसे इसमें डालेंगे कीप में, क्या होगा? पृथक्करण कीप में डाला जाएगा तो अलग करने वाली कीप में जो मिट्टी है, मिट्टी का तेल है, वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो एक घनत्व के अनुसार वो ऊपर आ जाता है, और जो जल है वो नीचे रह जाता है। यहाँ पे स्टॉप कोर्क लगाया जाएगा। जैसे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हिलाएंगे नहीं, जैसे ये शांत होगा तो बिल्कुल अच्छे से ये दोनों परतें अलग अलग हो जाएंगी। हम इस कीप को, जो स्टॉप कोर्क है, इसको निकाल देंगे, यानी कि धीरे धीरे हम इसको खोल देंगे। क्या होगा? जो जल है ये नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जाएगा, इनका लेवल कम होता जाएगा। एक समय आएगा जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, हमारा ये जो लेवल है यहाँ तक आ जाएगा, और ये फिर जल सारा का सारा नीचे से बाहर निकल जाएगा, और जो हमारा जो जैसे ही तेल बाहर निकलने वाला होगा, हम स्टॉप कोर्क को बंद कर देंगे और वहां से हमारा तेल अलग हो गया और जो हमारा जल था वो अलग हो गया। तो इस तरीके से हम उन दोनों को पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं शाबाश, धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करने के लिए। धातु शोधन जब किया जाता है, धातु शोधन का मतलब जब प्योर कोई चीज की जाती है तब भी हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जो लोहा होता है वो अपने घनत्व के कारण जब हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान पर जो उसका द्रव अवस्था में जब वो बदलता है, लिक्विड में जब बदलना शुरू होता है, तब वो नीचे बैठ जाता है और बाकी जो हल्की चीजें हैं वो ऊपर आ जाती हैं, और उनके घनत्व की वजह से बाकी चीजें ऊपर रहना शुरू हो जाती हैं, लोहा हमारा नीचे रह जाता है। तो वहां से हम जो धातु शोधन कर सकते हैं, यानी कि शुद्ध कर सकते हैं उस धातु को आसानी से। हो जाएगा। तो ये हमारी पृथक्करण विधि थी। चौथी देख लेते हैं हमारी, शाबाश।
तो चौथी विधि का नाम क्या है? ऊर्ध्वपातन विधि। तो ये आपने याद होगा, हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी हमने किया था कि हमारे आसपास के पदार्थ वाला जो हमने चैप्टर किया था, उसमें भी हमने देखा था कि ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया क्या थी। याद होगा आपको, जब हम 3 अवस्थाओं की बात करते थे, किसकी? एक हमारी कौन सी होती है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। 3 होती है हमारी। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस में और गैस से ठोस में बदल जाता था, तो उसको बोलते थे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते थे? ऊर्ध्वपातन हुआ है, यानी कि वो द्रव में नहीं बदलेगा, तो वहां पर उस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता था। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। एग्जाम्पल क्या थे हमारे? जैसे कोई भी कपूर है, कपूर की जो गोलियां होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं? ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया करती हैं और डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाती हैं? गैस में, यानी कि ठोस अवस्था से सीधा गैस में वो बदलना शुरू हो जाती हैं। या फिर अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, जब हम उसको गर्म करते हैं तब वो भी सीधा किस में बदलना शुरू हो जाएगा? गैस में। वो लिक्विड में नहीं बदलेगा, यानी कि वो द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। तो देखिए, इस विधि में 2 ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं। किनको? 2 ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं, जिसमें ठोस गर्म करने पर, एक ठोस तो क्या होता है, गर्म करने पर सीधे भाप में बदल जाता है, और बाद में इस भाप को ठंडा करके पदार्थ को अलग निकाल लिया जाता है। यानी कि क्या होगा, हम उस जो 2 ठोसों का जो मिश्रण है उसको हम गर्म करेंगे, एक जो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा, भाप में बदलने के बाद उस भाप को कहीं इकट्ठा कर लिया जाएगा, वहां पर हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे, ठंडा कर देंगे। ठंडा करने से क्या होगा, हमारा वो सीधा अलग कर लिया जाएगा, यानी कि वहां से निकाल लिया जाएगा ठंडा होने के बाद, और दूसरा जो था वो वहीं पर रह जाएगा। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग कर लिए गए। तो अनुप्रयोग देख लेते हैं। जैसे कपूर और लोहे के बुरादे को अलग करने के लिए, कपूर और लोहे का जो बुरादा है उसको, उसमें भी जो कपूर को और लोहे के बुरादे को अलग कर लिया जाता है, क्योंकि कपूर जो है उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, लोहे के बुरादा वहीं रह जाता है। इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध करने के लिए भी ऐसा किया जाता है, यानी कि जो नमक का शुद्धिकरण की जो किया जाता है। देखिए, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में हमने क्या किया, एक कीप को उल्टा करके रख लिया चीनी मिट्टी की किसी प्याली में, जिसको हम बोलते हैं चाइना डिश जो होती है हमारी छोटी सी, उसमें। और इसमें क्या ले लिया, यहाँ पे ये घोल ले लिया हमने, किसका? कपूर तथा नमक का मिश्रण। किस किस का? ये कपूर का और नमक का हमारा मिश्रण है। ठीक है, हमारा क्या होगा, यहाँ से कपूर का वाष्प बनना शुरू हो जाएगा जब हम उसको गर्म करना शुरू करेंगे, और जो ठोसीकृत जो कपूर है वो यहाँ जमना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, ऊपर इसको रुई से बंद कर रखा है, और यहाँ से हमारा क्या होगा, जो कपूर है उसका जो ऊर्ध्वपातन है वो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। बाद में ऊपर जाकर इसको बर्नर को बंद कर दिया जाएगा, वो वापस से ठंडा होगा, वो यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से हमारा जो नमक है वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो अमोनियम क्लोराइड है उसका हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये हमारी 4 विधियां हो गई हमारी। तो चारों विधियों को आपको समझ में आ गई होंगी होपली। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।